कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। जो हमारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, मेडिकल किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैंने बनाई थी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और मैंने उस समय लॉ यूनिवर्सिटी भी बनाई थी एज एजुकेशन मिनिस्टर। आज जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके 110 मुद्रा कॉलेज दिल्ली के अंदर है, जहाँ करीब 1 लाख बच्चा आज उसके यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, और वहां से बच्चे क्वालिफाइड होकर निकल रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं है। और महिला को मजबूत होना पड़ेगा, उनको खुद ही मजबूत होना पड़ेगा, और उनको खड़ा होना पड़ेगा इस बात के लिए। सरकार कोई भी आए, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। और मैं चुनाव ये 1477 वोटों से ये मैंने पहला इलेक्शन जीता था 83 में। उसके बाद फिर भगत जी के साथ हम बराबर रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। 83 से लेकर 90 तक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर भी रहे। जमुना पार में हमने जो भी काम कर सकते थे अपनी विधानसभा में, जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का एरिया था, हमने बहुत काम किया उस समय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं राजनीति.com। दिल्ली में समय समय पर अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी। पहले बीजेपी की रही, उसके बाद 15 साल कांग्रेस ने राज किया, और उसके बाद अब 2015 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन दिल्ली के अंदर तब देखने को मिला जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होने थे। खासतौर पर जमुना पार में जिस तरीके से विकास हुआ वो हम सब ने देखा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उस समय जमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र नाथ थे। इससे पहले वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आज हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए डॉक्टर नरेंद्र नाथ खुद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे बताएं कि कैसे आप राजनीति में आए, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं। राजनीति में आपका आना कैसे हुआ और अब तक का सफर आपका कैसा रहा? देखिए, मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन 68 में कंप्लीट की थी, और 68 से तुरंत, क्योंकि मैं इंदौर हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था ऑलरेडी, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी 68 जुलाई में। तो जुलाई के बाद उसके बाद क्या हुआ कि एच.के.एल. भगत साहब यहाँ से 71 में पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े थे, मेरे क्लिनिक पे आए थे। गज्जू कटरे मेरी क्लिनिक थी, वो मेरे क्लिनिक में आ गए। तो मेरे से बोले, डॉक्टर साहब आप बहुत साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे पार्टी में शामिल भी हो जाएं, और जो मेरा इलेक्शन है इसमें मेरी मदद करें। तो मैंने पहले सोचा भगत जी को क्या जवाब दूँ। तो मैंने भगत जी से कहा, ठीक है जी, जब आप कह रहे हो। पार्टी तो मैं पहले एक्चुअली हमारे यहाँ जब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, सुमित प्रकाश जैन जी और एल.सी. जैन साहब खड़े होते थे। वो 67-68 की बात है। हम उनके लिए भी काम करते थे कांग्रेस के नाते। तो भगत जी जब आ गए तो मैंने भगत जी के साथ 71 में एक्चुअली वो स्टार्टेड माई राजनीति एक्चुअली जो शुरू की वो 71 से शुरू किया। और 71 में भगत जी के इलेक्शन में जमुना पार में इलेक्शन लड़े थे इस दिल्ली से। ये कंस्टिट्यूंसी नरेला तक होती थी यहाँ से लेके। तो उसके बाद भगत जी ने इलेक्शन में हमने काम किया, वो इलेक्शन में कामयाब हो गए, फिर हम भगत जी के साथ जुड़ गए। 83 में जब इलेक्शन आए 77 में इमरजेंसी के बाद, तो भगत जी ने मेरे से कहा था आप कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ लीजिए। मैंने कहा जी अभी तो माहौल ठीक नहीं है, और मैं भी इतनी अर्ली इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, अभी पार्टी में काम करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब भी कोई अप्रोप्रिएट समय होगा मैं आप खुद से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आप टिकट दीजिए। तो 83 में जब इलेक्शन हुआ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का और कॉर्पोरेशन का, मैंने तो कॉर्पोरेशन की टिकट मांगी थी भगत जी से। भगत जी ने कहा नहीं, तो मैं बड़ा इलेक्शन लड़ाएंगे। तो 83 में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन का इलेक्शन मुझे शाहदरा से लड़ा दिया। उसमें ये कंस्टिट्यूंसी इस रेलवे लाइन से लेके और उस रेलवे लाइन तक होती थी, जिसमें आनंद विहार, विश्वास नगर, शाहदरा, विवेक विहार सारा उसी में आता था। उसमें हुआ कि 83 में अभिजीत सिंह गुलाटी वार्ड 81, 82 वार्ड 37, 38 होते थे, वो लड़े कॉर्पोरेशन का चुनाव। इधर से चमनलाल यादव लड़े। तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में मेरे मुकाबले में श्री कुंदलाल मनचंदा इलेक्शन लड़े थे, जो कि जमुना पार में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के थे। वो मेरे सामने इलेक्शन लड़े थे। तो मुझे भी बड़ा हुआ भी कैसे इलेक्शन के सामने फाइट करेंगे,
कैसे लड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 83 में भगत जी ने मुझे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की टिकट दे दी, मैंने मनचंदा जी के सामने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव ये 1477 वोटों से ये मैंने इलेक्शन, पहला इलेक्शन जीता था 83 में। उसके बाद फिर भगत जी के साथ हम बराबर रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। 83 से लेकर 90 तक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के मेंबर भी रहे। जमुना पार में हमने जो भी काम कर सकते थे अपनी विधानसभा में, जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का एरिया था, हमने बहुत काम किया उस समय भी, क्योंकि उस समय एक डीडी के अंदर एक स्लम डिपार्टमेंट होता था, उसमें मंजीत सिंह जी कमिश्नर होते थे और भगत जी वर्क हाउस मिनिस्टर बन गए थे। भगत जी से हमने पैसा लिया और जमुना पार में बहुत बहुत हमने काम किया। सबसे पहले जो हमारा काम था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, कि झिलमिल वासियों के जो क्वार्टर्स थे उनको मालिकाना हक बहुत सालों से नहीं मिला था। 58 में उनको वो क्वार्टर्स अलाट हुए, उसके बाद उनको मालिकाना हक हमने 83 में जाके जब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में आए और अभिजीत सिंह गुलाटी नीचे निगम पार्षद थे और भगत जी वर्क्स एंड हाउस मिनिस्टर थे, हमने वहीं पर कैंप लगाया और सी ब्लॉक में झिलमिल के अंदर, और मिस्टर चावला थे वहाँ, उनकी एक टीम बनी हुई थी एकता कमेटी के नाम से। उन्होंने बहुत सारा काम किया हमारे साथ मिलके और हमने 1158 क्वार्टर थे, ये 1200 के करीब। उसमें क्या सभी लोगों को 90 तक, 83 से लेकर 90 तक हमने उनको मालिकाना हक दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी, आज आप देखिए 58 गज के ऊपर प्लॉट्स हैं, 4 मंजिल बन गए, आज उनकी कीमत देखिए क्या है, और हमने उनको मात्र 6000 रुपये में वो क्वार्टर अलॉट किया। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, तो गवर्नमेंट ने शुरू से काम किया कांग्रेस ने। तो सबसे पहला काम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनने के बाद हमने सबसे पहला काम ये किया। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन थे वाटर सप्लाई के अभिजीत सिंह गुलाटी। यहाँ दिल्ली में, यहाँ शाहदरा के अंदर सीवर की कोई प्लानिंग नहीं थी, वाटर लाइन भी नहीं थी, तो गुलाटी साहब ने भी उसमें हमारी मदद की। हमने सीवर की लाइन शुरू की और भगत जी से उसका उद्घाटन कराया था। सबसे पहले जहाँ डॉक्टर रोशन लाल तनेजा बैठते थे वहीं ग्राउंड होता है, अब तो वो ग्राउंड बहुत छोटा हो गया है, वहीं पर भगत जी आए थे और हमने सीवर की लाइन शुरू कराई। शाहदरा के अंदर सीवर हमने 86 में सीवर की लाइन शुरू की थी, और आज मैं कह सकता हूँ पूरे शाहदरा के अंदर जहाँ छोटी गलियों के अंदर सीवर नहीं डल सकता था वहाँ भी सीवर डला। इवन बिहारी कॉलोनी, भोलानाथ नगर, विश्वास नगर, शाहदरा, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, कई सीवर की लाइनें नहीं थी। हमने खड़े होकर वहाँ पर मैंने सीवर की लाइनें डलवाई। जहाँ पानी की लाइनें नहीं थी, पानी की लाइनें डलवाई। जहाँ सड़कें नहीं थी स्लम डिपार्टमेंट से, वहाँ हमने सड़कें भी बनवा के दी। उधर एक ज्वाला नगर में एक एरिया है, नंबर 1 2 3 4 5 6 कवर, उसके जो शमशान भूमि उसके बैक साइड में, वो एरिया बिल्कुल अनडेवलप्ड था। वहाँ तालाब था, तालाब में पानी भरता था, लोग तालाब में नाव किश्ती चलती थी, लोग अपने घरों में जाते थे। और ऐसे ही महावीर ब्लॉक का हाल था। हमारे ब्लॉक में भी एक खिड़की बनी हुई थी, तालाब में पानी भर जाता था, लोग उसमें किश्ती से जाते थे अपने घरों के अंदर। मैं तो आपकी बात, बहुत पुरानी बात तो जो हम चेहरा भी जमुना पार का देखते हैं उस समय ऐसा नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, मैं 83 की बात बता रहा हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम लोगों ने डेसू का नाम सुना था एक ज़माने में, आप विद्युत मंत्री होते थे, डेसू का नाम सुना था। डेसू से BSES तक का सफ़र कैसा रहा था, उसमें आपका क्या? देखिए, मैं 98 में मिनिस्टर बना था और ये पावर डिपार्टमेंट मेरे पास था। दिल्ली में बहुत बिजली की बुरी हालत थी। दिल्ली के अंदर 57% बिजली की चोरी होती थी। उसमें हम सब लोग थे, कहने का मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी चोरी करता था, उस समय अमीर आदमी भी चोरी करते थे बिजली की। अगर घर में 4 AC लगे तो एक ही AC का बिल आता था। और गरीब आदमी पानी भी गर्म करता था सर्दियों में, तो फट्टा लगा के, लकड़ी का फट्टा लगा के और कनेक्शन जोड़ के, रॉड के साथ कनेक्शन जोड़ के पानी गर्म करता था। और हीटर भी चलता था, उनकी रोटियां भी बनती थी, सब्जी भी बनती थी। तो मेरा कहने का मतलब है 60% चोरी जब बिजली की होगी, मैं मान सकता हूँ टेक्निकल लॉसेस 10% के करीब होते हैं, लेकिन 50% चोरी बिजली की थी। हमने उस समय, और उस समय पहली बात तो ये बिजली आती ही नहीं थी। कब जाती थी कब आती थी ये नहीं पता लगता था। 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, 20 घंटे लोग सड़कों पे ट्रांसफार्मर के पास खड़े होते थे। जब मैं मिनिस्टर था, मुझे याद है, मैं रात को उठ के गया हूँ कई जगह, और मैंने यहाँ कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ था बाहर। कंट्रोल रूम में लोग, उनकी रात को सारी रात कंप्लेंट आती थी, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ
कि एज ए मिनिस्टर मैं रात को सो भी नहीं पाता था कई दफ़ा बिजली, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन भी थी, हायर एजुकेशन भी थी, टूरिज्म भी था, इंडस्ट्री भी थी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर भी था और ये पावर भी थी। मैं सबसे ज़्यादा मुझे जो काम करना पड़ा वो पावर सेक्टर में करना पड़ा। तो जब ये शुरुआत हुई BSS से पहले थी ये दिल्ली विद्युत डेसू के, फिर ये दिल्ली विद्युत बोर्ड बना, उसके बाद ये BSS और BPI वगैरह ये कंपनी आई। मैं याद है मुझे अच्छी तरीके से 2000 के अंदर हमने इसका प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू किया था। 2000 के अंदर, अच्छा, सन 2000 में 98 में मिनिस्टर बना था, तो 2000 में हमने शुरू किया था कि भी इसको प्राइवेटाइजेशन करें। उससे पहले साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए थे क्योंकि दिल्ली विद्युत बोर्ड जो था डेसू के एम्प्लॉइज वो इतने क्या कहते झगड़ालू थे कि उनको फेस करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी मैंने बड़े तरीके से उन लोगों को अपने तरीके में एक कमरे में एक दिन मीटिंग रखी, उसमें डेसू के एम्प्लॉइज़ के जो यूनियन के लीडर्स थे उनको भी बुलाया, दिल्ली विद्युत बोर्ड के जो हमारे मिस्टर जगदीश सागर थे उस समय में चेयरमैन, उनको बुलाया, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया और सेक्रेटरी पावर को बुलाया। उसके बाद जो ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया। हमने कहा भी पहले तो हमने उनको कहा भी इसको हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते, इनको कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं, आप और हम मिलके चलाएं, क्योंकि दिल्ली के अंदर बिजली के लॉसेस बहुत हैं, बिजली के अंदर चोरी बहुत है और गवर्नमेंट को भी इसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो बात शायद उनको अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने कहा भी इसको ऐसा करते हैं प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए भी तैयार नहीं हुए, तो मैंने कहा फिर क्या करें आप बताइए। कहते हैं जिसको ऐसे चलने दीजिए। मैंने कहा ऐसे चलेंगे तो फिर एक काम करो, आप लोग अपने अपने सब सर्कल के अंदर मीटिंग करो ऑफिसर्स की, और बिजली की चोरी को रोकें। तो हमने बिजली की चोरी रोकनी शुरू कर दी थी उसी टाइम, लॉसेस घटा के करीब करीब 57-58% से लॉसेस करके 50% 51% आ गए थे लॉसेस। लेकिन हमने इसका मेन सोचा था कि जब तक इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे बिजली को, दिल्ली के अंदर बिजली का सुधार नहीं हो सकता। उसी मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ, उन्होंने अपनी कुछ कंडीशन रखी। सबसे पहले उनकी कंडीशन थी कि हमारी सबकी जो एम्प्लॉइज़ हैं इनकी एक हज़ार रुपये पर मंथ तनख्वाह बढ़ाई जाए। पहला सवाल ये था। मैंने कहा भाई 1000 तो बहुत ज़्यादा है, आप कुछ थोड़ा सा, क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज थे, बहुत करोड़ों रुपए का खर्च हो जाता उस समय। तो हमने कहा ठीक है भाई, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की, 500 रुपये में वो लोग एग्री हो गए। हमने 500 रुपये पर एम्प्लॉइज बढ़ाने की जो डिमांड थी उनकी, उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी डिमांड थी उनकी कि जो हमारे पेंडिंग है प्रमोशंस, ऑफिसर्स के या लेबर के या लाइनमैन की जो प्रमोशन पेंडिंग है वो क्लियर कर जाए। हमने उसके लिए हाँ कर ली। मैंने कहा आपके प्रमोशन विद इन ए मंथ हम सबके प्रमोशन कर देंगे और जो पोस्टें खाली हैं उनको फिलअप भी कर देंगे। तीसरा सवाल उनका मेन था कि हमें पेंशन जो है वो दिल्ली सरकार दे। यहाँ अच्छा, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, अच्छा, कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो पेंशन हमें जो रिटायरमेंट के बाद मिले वो दिल्ली गवर्नमेंट दे। और जो नई ज्वाइनिंग होगी वो सब अलग है। नहीं, ज्वाइनिंग थी नहीं, जो बाद में होगी आगे, नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो तो प्राइवेट हो गया ना फिर तो। मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड तक की बात कर रहा हूँ। जब तक दिल्ली विद्युत बोर्ड के एम्प्लॉइज थे तो उसके साथ ये फिर तय हुआ, वो एग्री कर गए, हम भी एग्री करके पेंशन के लिए। तो हमने क्या किया उसके, हमने कहा इसके लिए हम कॉर्पस फंड बनाएंगे, उसमें जो गवर्नमेंट का शेयर होगा और जो प्रोविडेंट फंड कटता है एम्प्लॉइज का वो इस कॉर्पस फंड के अंदर इकट्ठा होगा और उसी से हम पेंशन देते रहेंगे। तो वो एग्री करके इस बात के लिए, तो इसको हमने वहीं पर उसी दिन इसको हमने नाम रखा था ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट। अच्छा, ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट। ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट मतलब दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉइज, ओके, तीनों के उस पर साइन हुए। हमारे पावर सेक्रेटरी के भी साइन हुए, चीफ सेक्रेटरी के साइन भी हुए, दिल्ली विद्युत बोर्ड चेयरमैन के भी साइन हुए और जो एम्प्लॉइज लोग आए थे उन्होंने भी हुए। तो दे हैव एग्रीड कि भी हम प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार हैं। वो ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट हो गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीला जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट साइन हो गया और हम इसकी प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन की शुरू करेंगे। हमने वो प्रोसेस शुरू कर दिया। फिर इसका RFQ RFP टेंडर वगैरह मांगने शुरू कर दिए। उसमें बहुत सारी कंपनियां आई थी, लेकिन आखिर में यही तय हुआ, ये दो ही कंपनी रह गई थी, ये NDPL और ये तुम्हारा
BSS। BSS। तो ये जब कंपनीज बन गई, इनके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया था कि जो लॉसेस होते हैं 57% लॉसेस है, इनको पहले 5 साल में आपने 17% तक लाना है। उनसे भी हमने एग्रीमेंट किया। तो 17% जब आगे लॉसेस 5 साल के अंदर, फिर हमने कहा जो भी अब प्रॉफिट होगा वो कंज्यूमर को जाएगा। ओके। तो उसके लिए वो एग्री हो गए, और कंज्यूमर को जाना 5 साल के बाद एग्री भी हो गया, और 17% जो लॉसेस थे 57% से घट के 17% तक आ गए। सब्सिडी तब भी दी जाती थी? सब्सिडी तभी दी जाती थी भाई। हम बिजली की सब्सिडी 200 यूनिट तक 1 रुपए की सब्सिडी देते थे हर गरीब आदमी को, और उससे ऊपर 200-400 जो होता था उनको भी 1 रुपये देते थे, सब्सिडी देते थे बिजली की। तो मेरा मतलब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ। अभी मैं कह सकता हूँ इस बात के लिए, पहले तो ये थे कि बिजली कब आती है कब जाती है पता ही नहीं था। अब जब मैंने लोगों से पूछा प्राइवेटाइजेशन करने के बाद कि बिजली जाती है क्या, तो लोगों ने कहा जी अब बिजली नहीं जाती। तो मतलब वहीं सेटिस्फेक्शन मिला आपको कि हमारा जो काम था वो हम सफल हुए वो उसमें। सफल हुआ। अच्छा। अगर हम प्राइवेटाइजेशन बिजली का नहीं करते दिल्ली के अंदर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज जिस प्रकार से ये आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं और लाइटें चल रही हैं, ये शायद इंटरव्यू भी कंप्लीट नहीं हो पाता और लाइटें भी नहीं चल पाती। और दिल्ली में जितना डेवलपमेंट हुआ, मेट्रो आई, उसके बाद मेट्रो को बिजली दी, सारे जितने काम हुए, उधर गोकुलपुरी प्लांट शुरू हुआ, सोनेबार प्लांट शुरू हुआ, उनको बिजली की जरूरत थी, बिजली दी उनको। ये सब यहीं से हुआ, रास्ता यहीं था। अगर उनको पानी देखो ना, अगर पानी बिजली के प्लांट नहीं चलेंगे बेकार, तो कैसे पानी आएगा? जी जी जी। अगर बिजली की सुविधा नहीं होती, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैंने अपने टाइम पे, पहले क्या होता था, मेंटेनेंस नहीं होती थी। रात को ट्रांसफार्मर जल गया, 2-3 ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता था। हमने ट्रांसफार्मर गाड़ियों पर रखने शुरू कर दिए, और जैसे ट्रांसफर की जहाँ भी कंप्लेंट आई, उसको तुरंत ट्रांसफर चेंज किया और बिजली स्टार्ट कर दी। तो ये सारे काम दिल्ली सरकार में हुए, शीला जी की गवर्नमेंट में हुए, बिजली का प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, और बिजली के प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आज दिल्ली के लोगों को जो बिजली मिल रही है, मैं समझता हूँ उसी टाइम से 2002 से ही 3 से बिजली मिलनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, हम डेवलपमेंट की हम बात कर ही रहे हैं। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे और उससे पहले ही दिल्ली का विकास होना शुरू हो गया था, हमने खुद देखा है। खास तौर पे जमुना पार की अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हम देखते हैं, पहले फ्लाईओवर्स नहीं होते थे, उनमें चुंगियाँ होती थी और वहाँ पर घंटों का जाम लगता था, लोग फंसते थे, सुबह शाम पीक आवर्स में फंसते थे। लेकिन अब 2010 में आते आते वो पूरी तस्वीर बदल चुकी थी, क्योंकि गेम्स जमुना पार में भी होने थे, 2 स्टेडियम्स यहाँ पर भी थे। वो किस तरीके से सफर शुरू हुआ था और कैसे विकास की जो ये धारा है? जैसे ही डॉक्टर वालिया PW डिपार्टमेंट भी उनके पास था पहले, ये प्लानिंग बनाई गवर्नमेंट ने, कैबिनेट में अप्रूवल हुई कि जहाँ फ्लाईओवर बनने हैं वो तुरंत बनने चाहिए। और मैं समझता हूँ 2010 तक जहाँ जहाँ जरूरत थी रोड्स की डेवलपमेंट की, फ्लाईओवर्स की, पार्क और जो स्टेडियम का डेवलपमेंट था, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, ये सारा कुछ तभी हमने तय कर लिया था इस बात के लिए कि ये सारी डेवलपमेंट हमें करनी है। जब तक ये तय नहीं हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में होंगे, लेकिन हमने तैयारी शुरू कर दी थी। अगर दिल्ली में फ्लाईओवर्स नहीं होते और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्टेडियम नहीं बनते, स्टेडियम का रेनोवेशन नहीं होता, चाहे वो इंदिरा गांधी स्टेडियम था, चाहे वो त्यागराज स्टेडियम था, या तालकोड़ा जो भी थे स्टेडियम, सबकी रेनोवेशन हुई। और ये रेनोवेशन होने के बाद ही 2010 के अंदर जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो उससे पहले हमने सारी तैयारी दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर तैयारी की थी, क्योंकि फंड तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया इसके लिए। और मैं समझता हूँ इसके लिए सारा श्रेय मैं दिल्ली की उस समय की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को देता हूँ, और पूरी कैबिनेट को देता हूँ, और पूरे अपने विधायकों को देता हूँ इस बात के लिए। सभी विधायकों ने जमुना पार विकास बोर्ड से भी बहुत डेवलपमेंट किया उस समय, ताकि भी कॉमनवेल्थ गेम्स होने जहाँ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं आता था, हमने ट्रांस जमुना बोर्ड का पैसा लगा के भी डेवलपमेंट किया, ताकि जमुना पार का एक अच्छा मौका है, और कॉमनवेल्थ के गेम्स के बहाने दिल्ली का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और साथ साथ जमुना पार का भी। और जमुना पार का डेवलपमेंट मैं समझता हूँ उस टाइम जो हुआ वो बहुत ही रिमार्केबल था। आने वाले समय पीढ़ियां याद रखेंगी, आने वाली पीढ़ियां से याद रखेंगी। आज जो चीज़ हमने उस टाइम बनी थी, आज वो इस्तेमाल कर रहे लोग। आज मैं भी स्पोर्ट्स का, दिल्ली स्पोर्ट्स का मेंबर हूँ, DDA का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ जो फैसिलिटी हमने दी उससे ज़्यादा फैसिलिटी और भी उसके बाद दी गई हैं, लेकिन जो फैसिलिटी हमने दी आज वो सारी मेंटेन है, शुरुआत हुई क्योंकि हाँ सारी मेंटेन है, और लोग वहाँ जाते हैं, सैर भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी
शादियों के लिए कोई जगह नहीं थी जमनाबाद में। लोग कहते शादियां कहाँ करें, पार्कों में शादियां होती थी, उसमें कॉर्पोरेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो बारात करते बहुत ना के बराबर बारात करते, और जो थे भी थे वो खराब थे। तो मैंने ट्रांसजमना बोर्ड से हर विधानसभा के अंदर 16 विधानसभा थी जमनाबाद में, हर विधानसभा में 2-2 बारातघर हर विधानसभा में बनाए, और जहाँ जगह ज़्यादा मिली मुझे, मैंने वहाँ 4-4 भी बनाए, 5-5 भी बनाए। मैं कहने का मतलब यह है कि 2013 तक हमने 51 बारातघर बना के ईयर वाइज उसको कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर किया। अच्छा, 15 साल तक विधायक रहे और 2013 में जब चुनाव हुए तब एक तरह से कहें कि कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर गई। फिर 2015 में चुनाव हुए और कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई, एक भी सीट नहीं मिली कांग्रेस को। क्या लगता है क्या कमी रह गई थी? क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी बड़े चेहरे थे दिल्ली के अंदर, जो एक कहते हैं दिग्गज चेहरे। आप भी एक काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन दिल्ली के लेवल से रहे हैं। क्या लगता है कि दिल्ली में क्या कमी हो गई? क्या एंटी इनकम्बेंसी असर था जिसकी वजह से? भैया सीधी बात है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। बिजली थोड़ी महंगी थी, पानी के बिल आते थे लोगों के, तो लोगों को लगा कि भाई पानी बिजली के हमें जो फैसिलिटी सरकार ने देनी चाहिए थी, पानी तो सप्लाई कर दिया हमने, अब उसकी कॉस्ट तो थोड़ी बहुत जो लगती वो तो चार्ज करना ही पड़ता था ना। बिजली की भी जो सब्सिडी हमने दी, लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए उससे पूरी तरीके से। आप बस यूथ को संदेश दे दीजिए, युवाओं को संदेश दे दीजिए, क्या देना चाहेंगे संदेश आप? नौजवानों को मैं अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि उनका जीवन सफल हो और अपने जीवन के अंदर अच्छे रोजगार उनको मिले और अपने जीवन जो उनकी दिनचर्या है उसको अच्छी प्रकार से चला सके और अपने परिवार की देखभाल कर सके। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे पोर्टल राजनीति.com के लिए और हमारे फाउंडर्स के लिए? देखिए, मैं फाउंडर्स को, मोहित क्वातड़ा हैं इसके फाउंडर, और मनोज कुमार अग्रवाल हैं, मैं इन दोनों को और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने जो राजनीति.com शुरू किया है, इसमें जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके इंटरव्यू भी होंगे, वो अपने अपने विचार रखेंगे। मैंने भी आज अपना इंटरव्यू दिया, उसमें अपने विचार रखे हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है सारी बातें रखने की, लेकिन क्योंकि समय भी आपके पास भी जितना था उसी समय से आपने इंटरव्यू लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी बातें मेरे पास बताने के लिए। मैंने कुछ समय में कुछ बातें बताने की कोशिश की है, और अगर कहीं किसी को मेरी बातों से कोई किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ मैं उसको वापस ले लूँगा बात को। लेकिन मैंने अपनी बात इसलिए रखी है, चाहे वो गवर्नमेंट हमारी रही है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही है, उसे हमारी गवर्नमेंट में भी कमियाँ रही, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थे, अब जो गवर्नमेंट आई उसमें भी कमी है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में और राज्य सरकार में कमी। तो कमी क्यों होती है? उसका एक कारण होता है कि जब कोई काम करता है, पूरा काम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कमी रही जाती है कामों के अंदर। तो मैं इसके लिए मोहित क्वातड़ा जी को और मनोज अग्रवाल को, जो इसके फाउंडर हैं राजनीति.com के, और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोग्राम आप लेके चलें, आपको इसमें सफलता मिलेगी, और इसके आपके इस राजनीति.com के माध्यम से जो दिल्ली की जनता है, शादरे की जनता है, जमनाबाद की जनता है, उसको एक मैं समझता हूँ मौका भी मिलेगा, देखने का भी मौका मिलेगा कि इस नेता ने क्या कहा, इस नेता ने क्या कहा, और सब अपनी अपनी बात रखते हैं और बात रखने का हर एक को मौका मिलता है। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपने विचार रखे और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।